जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट जरूरत होती है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटो, ओके, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये क्या है? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। अब ये है प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका। अब जैसे जैसे आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐड होता जाएगा वो आपकी अलग से डॉक्यूमेंट क्या होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। अभी जैसे अगर इसमें हम बात कर लें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा? डीड, क्या आ जाएगा? डीड आ जाएगी। क्लियर? और इसी में अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर लें तो उसमें क्या आ जाएगा? एमओए आ जाएगा और एओए आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि चोट लगी हुई है, आप सब समझ लीजिएगा। ठीक, तो पीवीटी और एओए और एमओए आ जाता है। क्लियर? तो ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, इसमें इंक्लूडेड होते जाते हैं। चलिए, रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट हो गया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के पार्ट। जब हम रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 2 पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कितने पार्ट में होते हैं? तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होते हैं 2 पार्ट में। कितने पार्ट में होते हैं? 2 पार्ट में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कंपोजिशन स्कीम, एक होता है कंपोजिशन स्कीम और एक होता है रेगुलर स्कीम। क्या होता है? रेगुलर स्कीम होता है। ठीक ना? तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन कराने हैं जीएसटी के, तो आप उसको क्या बताओगे, कंपोजिशन स्कीम या रेगुलर स्कीम? ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। तो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है। ध्यान रखिए, हम कैसे किसी क्लाइंट को बताएंगे कि हमें कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए या रेगुलर स्कीम लेना चाहिए? तो कंपोजिशन स्कीम उसके लिए है जिसे आईटीसी की जरूरत नहीं है या सर्विस सेक्टर है जहां पे आईटीसी की जरूरत नहीं, जैसे होटल हो गया और अदर इंस्टीट्यूशन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, जहां पे हमें कुछ खरीद कर बेचना नहीं है, उसके लिए आपकी कंपोजिशन स्कीम सबसे बेस्ट है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा भाई? कंपोजिशन स्कीम में आप के ऊपर जीएसटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। क्या होगा? जीएसटी की कोई भी लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। ठीक, कैन नॉट बी अडॉप्ट। दूसरा, लायबिलिटी कैसे नहीं आएगी? क्योंकि आपको जीएसटी कस्टमर से रिसीव नहीं करना है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप कस्टमर से जीएसटी रिसीव नहीं कर सकते। तो जब हम कस्टमर से जीएसटी रिसीव नहीं करेंगे तो हमको जीएसटी फाइल भी नहीं करनी होगी, गवर्नमेंट को पे भी नहीं करनी होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट कि आपको यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा भाई जब हम आपको लायबिलिटी नहीं दे रहे हैं, हमको आईटीसी भी नहीं देंगे, तो आप परचेस करते समय तो आप जीएसटी पे करोगे, बट उस जीएसटी की आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। सेकंड है कि आप किसी भी तरीके से इंटर स्टेट बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे भाई? इंटर स्टेट बिजनेस नहीं कर पाओगे, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्लियर? सेकंड, अगर हम बात करें तो अब ये तो हो गए आपके नेगेटिव पॉइंट। ठीक, पॉजिटिव क्या है कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए? पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि आपको जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर? ये सबसे बड़ा आपका कंसर्न है। सेकंड है कि आपको किसी प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। क्या नहीं करना है भैया? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है किसी भी तरीके का। क्लियर? और क्या नहीं कर पाओगे भाई? आप टैक्स बिल इशू नहीं कर पाओगे, टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर पाओगे। आप क्या इशू करोगे? आप इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू करेंगे आप? बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। ठीक, समझ में आई? तो ये कंपोजिशन स्कीम में है। अच्छा, इसका क्या मतलब समझो कि अगर एक होटल वाला है जहां पे सिर्फ स्टे होता है, मतलब कि कोई क्लाइंट आया, रुका और सुबह चला गया, तो उस केस में हमने क्लाइंट को क्या बेचा? कुछ नहीं, ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो आया, स्टे किया और चला गया, पैसा दिया, चला गया। और इस केस में अगर हम रेगुलर फॉर्म में है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर से जीएसटी लेना पड़ेगा, फिर वो जीएसटी लेकर क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को
पे करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, हम बच गए, इसलिए हम क्या है कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, एक पॉइंट और, कंपोजिशन स्कीम कहाँ तक रह सकते हो आप, तो कंपोजिशन स्कीम में 1.5 CR, अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से नीचे रहेगा तभी आप कंपोजिशन स्कीम में रह पाओगे। और ये कंपोजिशन स्कीम किसके लिए बनाया गया, MSME के लिए बनाया गया है। किसके लिए, MSME के लिए, होगा ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ये हमारी कंपोजिशन स्कीम लाया गया है। और रेगुलर स्कीम में तो सभी आते हैं, जो जीएसटी के एक्ट में आते हैं वो सभी रेगुलर स्कीम में ही आते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि जीएसटी कितने पार्ट में होता है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होता है, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम में। बाय डिफॉल्ट आपका हमेशा रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करनी है तो आप कंपोजिशन स्कीम में चूज कर सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। पॉइंट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब आगे क्या करना भाई, तो अब आएगा आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या आएगा, जीएसटी ट्रांजेक्शन, जीएसटी ट्रांजेक्शन क्या है भाई, जीएसटी ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है, जीएसटी ट्रांजेक्शन क्या है भाई, जीएसटी ट्रांजेक्शन है आपका कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें क्या लगाना है, क्योंकि पार्ट ऑफ एलिमेंट, तो इससे पहले अगर हम बात करें पार्ट ऑफ एलिमेंट, अगर इसको हम अभी के लिए छोड़ दें और बात करें हम पार्ट ऑफ जीएसटी एलिमेंट, जीएसटी एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं भाई, एलिमेंट होते हैं फैक्टर्स, ऑब्जेक्ट। तो जीएसटी एलिमेंट जो है वो है फर्स्ट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी एंड